नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इंपोर्टेंट कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण ये पेपर रहेगा। इनमें से ज्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर में उत्तर सहित आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और आप जैसे लाखों विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों के साथ में इस बार आपकी जो बोर्ड की कक्षा है उसको उत्तीर्ण करें। हमारा यही प्रयास है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप अंत तक देखोगे तभी सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। और बिल्कुल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। आप जब भी पेपर को हल करते हैं तो सबसे पहले पूरे पेपर के जो प्रश्न है उनको अच्छे से देख लें, पेपर को समझें। और कोई भी प्रश्न को आप हल करें तो सबसे पहले आपको प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको पेपर को हल करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा और जैसे प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, यानी उसमें क्या पूछा जा रहा है वो समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल आप 100% सही उत्तर देंगे। तो सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे, यानी आपको रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और फिर इसके बारे में प्रश्नों के बारे में भी यहाँ पे सामान्य निर्देश दे रखे हैं। अपन चलते हैं डायरेक्ट खंड अ के अंतर्गत पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वो आपके अवशद वाला रहने वाला है, यानी अगले कुछ प्रश्न है वो आपके अवशद के वाले रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके एक एक नंबर का रहेगा। तो आपको अगर इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाइएगा। पहला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था, यानी नेपोलियन की जो संहिता है ये कब लिखी गई थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सन 1804 में। कब लिखी गई थी? 1804 में। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन अधिकारी था? यानी अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय पे गोलियां कौन से अंग्रेज अधिकारी ने चलाने के आदेश दिए थे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जनरल डायर ने। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। ये प्रश्न सीधा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यानी 15वीं शताब्दी के अंत में आते आते विश्व के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है वो कौन सा था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा यूरोप था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आपको बताना है एशिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पाच्छे। क्या कहा जाता है इसे? पाच्छे कहा जाता है। नई दुनिया नहीं कहा जाता है, अमेरिका नहीं कहा जाता है, आदि नहीं कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है एशिया के लिए पाच्छे शब्द का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक किसने शुरू किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। बंगाल गटक नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका जो शुरू किया था संपादन वो किया था हिस्की ने। ये आपको ध्यान रखना है, हिस्की नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रांक है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है 33% भाग पे वन होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। वन नीति कौन सी? 1952 वाले, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों इतने अच्छे से मैं आपको पेपर को समझा रहा हूं, आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा रक्षित है? तो लगभग
एक तिहाई क्षेत्र, कितना, एक तिहाई क्षेत्र है वो रक्षित है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में शत वर्षा जल संग्रह ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बारिश का जल है उसको इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य कर दिया है, यानी वर्षा जल जो विधि है उनको अनिवार्य लागू कर दिया है। तो ये तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। और ये जल संरक्षण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके लिए पेयजल के लिए जल मिल जाता है, और अगर अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में ऐसा कर दिया जाए राजस्थान में तो सोने पे सुहागा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही कृषि उगाई जाती है, वह कौन सी हो सकती है? स्थानांतरित कृषि, बागानी कृषि, गहन कृषि या रोपण कृषि? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर यही होगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि है वो एक बड़े क्षेत्र में इसको उगाते हैं, तो ये रोपण कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कि आपके अंतिम प्रश्न रहेगा अवसर के रूप में, कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है वो आपका रिक्त स्थान से संबंधित है, यानी अपन कह सकते हैं प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए पहली रिक्त स्थान है कि अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। खराब राय रखते हैं, अच्छी राय नहीं रखते हैं, खराब राय रखते हैं। दूसरे रिक्त स्थान है कि देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय अधिक उपयुक्त माप है, यानी कुल आय के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अगर उनसे मापा जाए तो ये उपयुक्त माप है, तो प्रति व्यक्ति आ जाएगा रिक्त स्थान में। तीसरा रिक्त स्थान है कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज्यादा समय लगता है। चौथी खाली जगह है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। पांचवा इसमें है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। अब आगे आ रहा है खंड ब, इसके अंतर्गत आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी बिल्कुल अति लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हैं, जिनके उत्तर आपको कम शब्दों में देने हैं। यहाँ पे देखिए निर्देश भी दे रखा है, प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, यानी एक लाइन में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न है आपके लिए एक एक नंबर का रहेगा। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार से 1916 में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले 4 व्यक्ति कावर, मैच्छिनी, गैरिबाल्टी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इस तरह से ये 4 नाम को आपको याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 3 है 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? तो 500 साल पहले की बात हो रही है, तो हमारे पूर्वजों के पास में आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि नहीं थे। अगला प्रश्न है कि भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। तो 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों की बात हो रही है, तो जमशेद जी जियोभाई और दूसरा हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। ये शुरुआत के उद्योगपति हैं, और जमशेद जी का तो नाम आप सभी को पता है, बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है अपने देश में। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा योहान गुटबर्ग ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम कोपरा है, यानी COPRA है, कोपरा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? तो 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की मांग जमा किसे कहते हैं?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऐसी जमा जिसमें जब चाहे चेक द्वारा निकाला जा सके मांग जमा कहा जाता है या फिर कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 की संघ सूची में रखे गए किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग से संबंधित मामले, संचार से संबंधित यानी दूरसंचार से संबंधित मामले और मुद्रा से संबंधित मामले रखे जाते हैं। और इसके अंतर्गत लघुतरात्मक यानी अति लघुतरात्मक के अंतर्गत अंतिम प्रश्न है कि साजी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा साजी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन को एथनिक सामाजिक विभाजन कहते हैं। अब आपका जो अगला खंड आता है वो आता है खंड स। इसके अंतर्गत आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहते हैं, इनकी उत्तर सीमा है वो लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर का रहेगा। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात और वनस्पति जात पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है तथा इसमें हमारी आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव होता है। दूसरा प्रश्न है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, यानी उनके उत्पादन से अन्य उद्योग चलते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आधारभूत उद्योगों के द्वारा उत्पादित माल अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। इनसे क्या होता है, जैसे कि लौह इस्पात से विभिन्न प्रकार के लोहे की वस्तुएं बनाई जाती हैं जो कि अलग अलग उद्योगों में बनाई जाती है। तांबा प्रगलन से तांबे की अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन से एल्यूमिनियम से संबंधित अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में विदेशी पर्यटक क्यों आते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा भारत में विदेशी पर्यटक विरासत पर्यटक, परिपर्यटक, रोमांचकारी पर्यटक, सांस्कृतिक पर्यटक, चिकित्सा पर्यटक और व्यापारिक पर्यटक आदि के लिए आते हैं। यानी पर्यटक का मतलब होता है लोग घूमने के लिए क्यों आते हैं। तो भारत में लोग विरासत को देखने के लिए आते हैं, पर्यटक यानी पर्यावरण को देखने के लिए आते हैं, रोमांचकारी स्थान को देखने के लिए आते हैं जैसे कि पहाड़ वगैरह, इनको सांस्कृतिक यानी यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, चिकित्सा संबंधी यहाँ पे सुविधाएं हैं तो इसके लिए बाहर से लोग आते हैं और व्यापार की दृष्टि से भी आते हैं। अगला है इसमें 4था प्रश्न कि 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम से क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन हुआ 1789 की क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुता राजतंत्र के हाथों से निकलकर प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में हस्तांतरित हो गई। दूसरा क्या हुआ, क्रांति ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे राष्ट्र का ही भाग्य निर्धारण करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह में क्यों शामिल हुए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व किया। इस जुलूस को जब अंग्रेजों सरकारों द्वारा रोका गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारियों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ में महात्मा गांधी के सत्याग्रह में शामिल हो गए। प्रश्न संख्या 6 है भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व सहायक हुए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पूंजी, अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान आदि। प्रश्न संख्या 7 है गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते हैं। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादन कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे।
विद्यार्थियों इस पेपर में शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और लगातार एक ही जगह पे ध्यान रखना, मतलब पढ़ने में किसी शब्द को कुछ और पढ़ा जा रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन शब्द बहुत छोटे छोटे यहाँ पे लिखावट है, इस कारण से ये ऐसा हो रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में समांतर जुताई की जानी चाहिए, यानी लाइन से खेती करनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, सीढ़ीदार, जिस तरह से सीढ़ी होती है उस तरह से खेत करेंगे तो मिट्टी का कटाव कम होगा। पहाड़ी ढालों पर वृक्षों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला का विकास करना चाहिए, यानी पेड़ों को लाइन से लगाना चाहिए ताकि ऊपर से पहाड़ टूट के उसका अपर्दन ना हो। प्रश्न संख्या 9 है कि वन्य जीवों की सुबह जातियों पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको लिखना है, ये तो आप कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ने हैं तो आराम से रोक के पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र को स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? प्रश्न संख्या 14 है कि विकास की धार्यता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, तानाशाही का क्या अर्थ है? क्यों लोकतंत्र तानाशाही और अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तानाशाही सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अथवा दल संवैधानिक अथवा वेच सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हथिया लेता है और उसके पश्चात शासक को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। लोकतंत्र तानाशाही व अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा होता है, क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है। इस फैसले से में बेहतरी आती है और ये टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। प्रश्न संख्या 16 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यटन के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न मिल जाएगा, भारत में पर्यटन उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड में पूछा जाने वाला है। फिर उसके बाद में आपका अगला जो खंड आता है वो आता है खंड द, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न 21 से लेकर 22 तक रहेंगे और इसके उत्तर है आपको 250 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न है आपके 8-8 नंबर का रहेगा। तो इसमें देखिए 17वां प्रश्न है, 17 से 22 तक ये प्रश्न है, ठीक है ना, 17 से 22 तक है। तो प्रश्न संख्या 17 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। अगर ये नहीं आता तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रूमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, इटली वाला आप रट लीजिएगा पाठ को, इनमें से ज्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। प्रश्न संख्या 19 है कि शहरों में असहयोग आंदोलन की प्रगति की विवेचना कीजिए। शहरों में आंदोलन के धीमे पड़ने के क्या कारण थे? अथवा ऑप्शन मिल जाएगा, असहयोग आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित मृदा क्षेत्रों को अंकित कीजिए। आपको मृदा क्षेत्रों को अंकित करना है, पर्वत और चंद मृदा क्षेत्र, जलोढ़ मृदा क्षेत्र, लाल और पीली मृदा क्षेत्र, काली मृदा क्षेत्र, लेटेराइट मृदा क्षेत्र, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। बोकारो, ये स्थानों के नाम अंकित करना, तो ये इजी रहेगा। तो भारत का मानचित्र है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है कौन सा स्थान कहां पर है। तो बोकारो कहां पर है? जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, बरनपुर, भद्रावती, लोह इस्पात संयंत्र, सेलम, विजयनगर। तो इनको आपको अंकित
करना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए, अथवा में मिल जाएगा भारत के प्रमुख गैर परंपरागत शक्ति साधन कौन कौन से हैं, कोई 4 का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत बड़ा है विद्यार्थियों, ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है और ये पेपर पूरा पूरा आपको पढ़ना है। तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.com, वहां से इस पेपर को आप पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए हैं उनके भी उत्तर जाने हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए फुल सॉल्यूशन। तो अगला पेपर है मैं फुल सॉल्यूशन के साथ में फिर से लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।